नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 के लिए जीके और जीएस की क्लासेस देख रहे हैं। जैसा कि आपको होता है कि रोजाना क्लासेस 12:30 बजे होती है और इस 12:30 बजे की क्लास में मैं आपको यहाँ पे पूरी तरीके से प्रैक्टिस कराता हूँ और ये प्रैक्टिस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, जो भी साथी अभी जुड़े हुए हैं, रोहित पाल, गौरी हैं, इसके अलावा और जो भी साथी जुड़ते जाएं, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करने का टाइम बाद में नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पहले ही आप शेयर कर दें। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के द्वारा जो है आपके लिए कई सारी सीरीज चलाई जा रही है, यानी आपकी चाणक्य सीरीज में हम कई सारे टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, कई सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो आपके यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको दिख रहा है, रीजनिंग है। रीजनिंग आपकी क्लास कब होती है? सुबह 7 बजे आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद 12:30 बजे आप मेरे साथ में जीके और जीएस के लिए जुड़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम शाम को क्लासेस पहुंचाते हैं आपके पास में 8 बजे से। तो 8 बजे आप मैथ्स की क्लास में जुड़ सकते हैं और फिर उसके बाद 9 बजे आप हिंदी की क्लास में जुड़ सकते हैं। तो जितने भी साथी हैं, इन चीज़ों को नोट करें और उसके बाद में इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप रोजाना जुड़ें। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा एक बैच भी लॉन्च किए गए हैं इसी यूपीएसआई को। अगर आप कंसेप्ट के साथ में समझना चाहते हैं, आप यहाँ पे पूरे बेस्ट कंटेंट के साथ में पढ़ना चाहते हैं, आप थ्योरी समझना चाहते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे, तो वो हमारे साथ में जुड़कर कर सकते हैं। यानी आप चाणक्य बैच से जुड़ सकते हैं। और ये चाणक्य बैच आपको कहाँ मिलने वाला है? बाईएससी एप्लीकेशन पर, यानी यादवेन स्मार्ट क्लासेस की जो एप्लीकेशन है, जिसका नाम क्या है? बाईएससी ऐप है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आपके पसंद का जो बैच है, चाहे वो यूपीएसआई के लिए चाणक्य हो, चाहे वो आपका उत्तर योद्धा बैच जो कि कांस्टेबल के लिए हो, या फिर मैं बात करूं कि चाणक्य 2.0 बैच हो, यानी हम चाणक्य बैच की सफलता को देखते हुए देखते हैं कि हमने यहां पे आपके लिए नया बैच भी स्टार्ट किया जिसका नाम है चाणक्य 2.0। आप इन बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो, तो आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट को समझना होगा और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उनको आंसर दे पाएंगे। बाकी आपको मैं बता दूं कि आपको कहां मिलने वाला है, ये आप समझ गए हैं। बाईएससी एप्लीकेशन पर सबसे पहले डाउनलोड, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। और अब स्टार्ट करते हैं आपका जो प्रैक्टिस चल रहा है। इस प्रैक्टिस में आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लिया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी होते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले सबसे पहले शेयर कर दीजिए जितने भी साथी हैं। मेरी फ्रेंड नहीं आई है भाई, आएगी। अगर आपने बुलाया होगा तो आएगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं तो मुझे लगा था सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। गुड आफ्टरनून चित्रांशी चौहान। हाँ जी, क्लासेस होती हैं, संडे को क्लासेस नहीं हो पाती होंगी, लेकिन आपकी सैटरडे तक क्लासेस रहती हैं, मंडे से सैटरडे। ठीक है, तो आप सैटरडे को भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। ये क्लास भी आप लोगों के लिए सैटरडे तक कर दी गई है, पहले ये भी फ्राइडे तक ही हुआ करती है। चलिए, क्वेश्चन आता है आपका पहला। स्टडीज लाइव गीता, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। तो क्या क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ पे कॉपी पेन जरूर लीजिएगा, वहां पे चीजों को नोट करिएगा और नोट करने के बाद में यही चीजें जो है आपके एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने के लिए काम आती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉपी पेन लेना है और कमेंट जरूर करिएगा जितने भी आपके आंसर जाएंगे, और लास्ट में बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही गए हैं, आपने कितना इंप्रूवमेंट देखा और आप यहाँ पे कितना सीखे हैं। और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि अगर आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं और ये क्लासेस कंटिन्यू रहनी चाहिए या फिर इसके लिए अदर आपको और चीजें भी चाहिए। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल राम राम भाई, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल भाई, हट गए हैं साइड। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बात करता है किसकी? अमेरिका की बात करता है। हाल ही में आपको अमेरिका दिख रहा होगा कि जो कि बिल्कुल न्यूज में बना हुआ है भारत के लिए, क्योंकि टैरिफ बढ़ा दिया उसने 50% का। तो यहां पर उसी की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तरी अमेरिका में झील कितनी? 5 विशाल झीलें हैं। बड़ी बड़ी झीलों की बात की जा रही है तो 5 झीलें हैं। 5 में से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 4 आपको यहाँ दिख रही हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि एक आपकी सुपीरियर झील है जो आपको दिख रही है, ये एक झील है। इसके अलावा दूसरी झील जिसे हम ऑन्टोरियो कहते हैं, ये भी आपकी बड़ी झील है। यूरन झील जिसे हम कहते हैं यूरन के नाम से जानी जाती है, ये भी आपकी झील है। और इरी झील भी आपकी कहाँ की है? ये भी आपकी कहाँ की है? उत्तरी अमेरिका की है। इसके अलावा और कौन सी झील है? तो 5 में एक झील और आती है जिसे हम मिशिगन के नाम से जानते हैं, और ये मिशिगन की झील भी क्या है? ये भी बड़ी झीलों में आती है। तो ये 5 प्रकार की अमेरिका में झीलें पाई जाती हैं। और इनमें सबसे बड़ी झील की बात की जाएगी तो सबसे बड़ी झील आपकी लेक सुपीरियर झील है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और अगर इसमें बात की जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कौन सी है, तो आपकी सुपीरियर लेक ही है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। लगभग इसका 82,100 किलोमीटर का
यानी 82,100 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्या है, एरिया है। ये भी आप नोट करिएगा कि सबसे बड़ा एरिया इसके पास में है। तो बता दीजिए कितनों का सही है। रोहित पाल भाई वेलकम भाई, चित्रांशी चौहान ने आंसर दे दिया है, सुप्रिया, अच्छा सुपीरियर इसके अलावा टोपा भैया कौन है वहां पे, टोपा भाई, राम राम भाई, साइलेंस लर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 2। पहले के से रिलेटेड चीजें मैंने आपको दिखे है। ये लेक सुपीरियर, आपको ये वाले पार्ट दिख रहा होगा लेक सुपीरियर का। ये आपका मिशिगन है, ये ह्यूरन है, ये एरी है और ये ऑन्टोरिया है। ये 5 झीलें हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी, जिसमें 82,103 वर्ग किलोमीटर की जो है वो कौन सी है, सुपीरियर झील है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, उपराष्ट्रपति की बात करता है। आपको अभी हाल ही में पता चला होगा कि उपराष्ट्रपति ने क्या कर दिया, यानी जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। और जगदीप धनखड़ के द्वारा इस्तीफा दे देने के बाद में क्या हो रहा है, इसके चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, यानी एक नया उपराष्ट्रपति आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है। बात करते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है। मान लीजिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उस स्थिति में हमें क्या करना होगा, तो उनके लिए हटाने का प्रस्ताव पेश करना होगा। और यह प्रस्ताव कहां पेश किया जाएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जिस उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, यानी उपराष्ट्रपति एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है, लेकिन सेकंड का, तो हम क्या कह सकते हैं, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। ठीक है, देश का कौन सा, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। दूसरी बात करते हैं कि इनके लिए आर्टिकल भी प्रेजेंट है हमारे पास में। इनके लिए आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल कहां से स्टार्ट होते हैं, तो आप देखेंगे कि 63 से लेकर 71 तक जो बात की गई है वो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड बात की गई है। यहीं पर यहां पे बताया गया कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा, यहां पर इनके कार्यों के बारे में बताया गया है, यहीं पर इनके वेतन की बात की गई है, यहीं पर इनके इस्तीफे की बात की गई है, इन्हें हटाने की बात की गई है। अब ये कहां के सभापति होते हैं, सभी को पता होगा कि ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगर कोई इंसान राज्यसभा का सभापति है और इसको हटाना है, तो हटाने के लिए हमें कहां पर प्रस्ताव पेश करना होगा, तो प्रस्ताव पेश करना होता है राज्यसभा में। हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव देना होता है और इनको कम से कम 14 दिन पहले बताया भी जाता है, यानी एक सूचना दी जाती है कि हम आपको हटाने वाले हैं प्रस्ताव पेश करने से पहले। तो बताओ कहां पे बात की गई, प्रस्ताव कहां पेश किया जाएगा, केवल राज्यसभा में, यानी ऑप्शन नंबर सी में। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो कौन से नंबर के, जल्दी से आंसर दीजिए जितने भी साथी हैं। जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं, जल्दी से बताइए कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति। हाँ जी बिल्कुल, 14 दिन का अल्टीमेटम दिया था। चित्रांशी का आंसर है सी, चित्रांशी का आंसर है रोहित भाई। कोई आंसर इसमें रोहित भाई वाला नहीं है, ठीक है। राम राम भाई, साइलेंस लर्नर हैं, चलिए ठीक है। रोहित पाल, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। कौन से नंबर के 22 प्रेसिडेंट रहे हैं, जल्दी बताओ, बढ़ते हैं आगे। आपने हाल ही में देखा होगा कि जब हमें नींद नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और पढ़ने के स्टार्ट करने के बाद हमें बहुत भयंकर नींद आती है ना। लेकिन फिर क्या होता है कि हमारी पढ़ाई छूट जाती है किसी आने वाले मैसेज की वजह से, या फिर हम किसी ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं कि उसके बाद हमारी नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है और हमारी नींद में कमी हो जाती है, और फिर हम गाने सुनते हैं ऐसे ही कि मुझे नींद ना आए। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का लक्षण है। यानी अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो ये आपका कौन सा लक्षण कहलाएगा, कौन सी बीमारी कहलाएगा, ये आपको बताना है। तो बता दीजिए कौन सा आंसर होगा इसमें से। मैं सर आपको याद करती हूँ, मेरी नींद उड़ जाती है। क्या मैं, मेरे को याद करने से नींद उड़ जाती है कि मतलब भूत भूत दिखाई दे रहा हूँ क्या मैं? चलो यहां पे मैं बात करूं कि नींद की खराब गुणवत्ता की जब बात की जाती है, या नींद नहीं आती है, नींद में कमी हो जाती है, या हमें पूरी नींद नहीं मिल रही है, तो ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं, इंसोमिया कहते हैं। इंसोमिया कहते हैं, जैसे हम कहते हैं निद्रा लोप, या फिर अनिद्रा का रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिद्रा भी कहते हैं। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे कहते हैं ग्रंथि, और उस ग्रंथि का नाम क्या है, पीनियल ग्रंथि नाम है। क्या नाम है उसका, पीनियल ग्रंथि नाम है।
और ये पीनियल ग्रंथि करती क्या है, तो आपकी जितनी भी ग्रंथियां हैं ये क्या करेंगी, हार्मोन्स का सेक्रेशन करेंगी या फिर एंजाइम्स का सेक्रेशन करेंगी। और ये वाला जो पार्ट है यानी पीनियल ग्रंथि क्या करती है, हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, हार्मोन्स स्रावित करती है। अब ये हार्मोन्स स्रावित करेगी तो कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी, ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे पास में पीनियल ग्लैंड जो है एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है मेलाटोनिन। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेलाटोनिन हार्मोन्स कौन सेक्रेट करता है, तो पीनियल ग्रंथि करती है। और इसी के द्वारा ही आपको नींद आती है। अगर ये सेक्रेट होता है तो यहां पर आपका जो सोने का टाइम है ना, यानी उठने का टाइम है, सोने का टाइम है, तो यहां पर क्या होता है, दोनों ही आपका क्या करता है, कंट्रोल करने वाला कौन है, यही हार्मोन है। तो स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करता है कौन, मेलाटोनिन। इसका स्तर कब बढ़ता है, ये अंधेरे में आता है। क्या होता है, अंधेरे में क्या हो जाता है, इसका स्तर बढ़ जाता है। और अगर अंधेरे में स्तर बढ़ जाता है, इसी वजह से क्या होता है, आपको लाइट बंद करने पर नींद आना स्टार्ट हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, अनिद्रा हो जाएगी, इंसोम्निया रोग हो जाएगा। इसी वजह से याद रखना कि पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला, स्राव करने वाला हार्मोन मेलाटोनिन, और इसी मेलाटोनिन को हम स्लीप वेक साइकिल के नाम से जानते हैं। यहां पर इसको कंट्रोल करने वाला कौन है, ये पीनियल ग्रंथि है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, आप किसी को याद करके सो नहीं पाते हैं, या फिर मान लीजिए कि आपके साथ में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि कोई आपको छोड़ गया, फिर आपको नींद नहीं आती है, तो ये मेलाटोनिन जो है ये कम निकलने लगता है। और ये कम निकलने लगता है तो हमारा स्लीप वेक साइकिल जो है वो गड़बड़ हो जाता है, और जब वो गड़बड़ हो जाता है तो हमें नींद नहीं आती। आया समझ। कंट्रोल ऑफ ह्यूमन हार्मोन्स एंड एंजाइम, बिल्कुल एंजाइम्स नहीं, ये हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। एंजाइम का सेक्रेशन करने वाले आपकी कौन सी ग्लैंड कहलाती हैं, वो बहिर्स्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है सर, अंधेरे में तो चोर आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 4। लोग अपनी बातें कर रहे हैं, ऐसी तरीके से फोन को चलाते रहते हैं और इसी वजह से रोते रहते हैं। यहाँ पर इसके सिम्टम्स क्या कहलाते हैं, आपकी स्लीपिंग में ट्रबल होने लगता है, डे टाइम स्लीपीनेस आती है, यानी आपको दिन में नींद आने स्टार्ट हो जाती है, लो एनर्जी रहती है। आप फील कैसा करते हैं, नींद ना आने की वजह से आपके अंदर एनर्जी लो हो जाती है, और इसके अलावा आपकी इरिटेबिलिटी हो जाती है, डिप्रेस्ड मूड होता है, यानी डिप्रेशन बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जब नींद की कमी आती है, चिड़चिड़ापन बहुत हो जाता है। ठीक है, और इन महिलाओं को आप देख पा रहे होगे, किसी का वेट कर रही हैं, मैसेज का आ नहीं रहा है, नींद नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अब संविधान पे आ जाते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। आपको पता है कि सब अपनी अपनी चाहते हैं कि मुझे पावर मिलनी चाहिए। अब पावर मिलनी चाहिए तो ऐसी स्थिति आती है कि एक तो भारत की बात की जाएगी, एक राज्य की बात की जाएगी, और एक ऐसा भी स्थिति आएगी कि कुछ कानून ऐसे भी बनाए जाएंगे, कहेंगे कि ये राज्य भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। तो इसी चीज को देखने के लिए हमने क्या कर दिया, शक्ति का विभाजन किया। दोनों का क्या कर दिया, शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का जो विभाजन हो रहा है ये कहीं ना कहीं संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है, और संविधान के अकॉर्डिंग होगा तो कोई ना कोई अनुसूची तो होगी, बिल्कुल है हमारे पास, और वो है अनुसूची नंबर 7। पूछा जाता है शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में दिया गया है, अनुसूची नंबर 7। और शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद नंबर 246। और इसके अंदर क्या किया गया भाई, तो इसके अंदर हमारे पास में 3 सूचियां दी गई हैं। क्या दी गई हैं, सूचियां दी गई हैं। और वो सूचियां कौन सी हैं, 3 सूचियां, तो वो हैं आपकी, एक आपकी है संघ सूची, कौन सी है, एक है आपकी संघ सूची जिस पर कानून बनाने का हक किसका है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार है केवल केंद्र सरकार का। राज्य सूची जिस पे कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची जिस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है, लेकिन मतभेद की स्थिति में केंद्र का कानून माना जाएगा। अब बात की जाती है कि संघ सूची में विषय हैं, हाँ जी बिल्कुल है। 100 विषय आपके किसके अंदर आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें कितने आते हैं, 61 आते हैं राज्य के पास, और समवर्ती में 52 हिस्से हैं, यानी 52 सब्जेक्ट हैं जो इसके अंदर आते हैं। फिर दिमाग आएगा कि सर ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि हमारे पास में एक संशोधन होता है, कौन सा, 42वां संशोधन होता है। और इस 42वें संशोधन में हम क्या करते हैं, यानी होता कब है, 1976 में। अब 1976 में हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे
कुछ सूचियां ऐसी थी, कुछ लिस्ट ऐसी थी कि लोग चाहते थे ना इस पर ना कानून केंद्र भी बना सके और राज्य भी बना सके। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर हमने कुछ चीजों को, जैसे मैं बात करूं कि शिक्षा को, शिक्षा का पार्ट राज्य पर, राज्य भी इस पर कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। आप देखेंगे फॉरेस्ट की बात की जाती है, वन की बात की जाती है, तो वन पर कानून कौन बना सकता है, तो इस पर कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। अगर मैंने कहा कि वन्य जीव हैं उनका संरक्षण, तो वन्य जीव का संरक्षण पर कानून कौन बनाएगा, इस पर भी राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। इसलिए ये क्या किए गए, ये समवर्ती सूची में डाले गए। क्या किए गए, इनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया और इसी वजह से इसका आंसर आप बता दीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताइए आंसर मिल गया आपको, और अगर आंसर मिल गया है तो इसी के साथ थम्स अप करिएगा और बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। हाँ जी बिल्कुल रोहित पाल भाई, फॉरेस्ट होगा, क्यों नहीं होगा। चित्रांशी कह रही है 100, इसके अलावा पक्का मैं तो 2 ऑप्शन में हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, इसलिए कहता हूँ एक नाप पे पैर रखो, एक नाप पे ही चलो, 2 ऑप्शन पे कंफ्यूज। चलो क्यों भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है, संघ और राज्य सूची में शक्ति का विभाजन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। रेलवे की बात की जाए, बैंकिंग की बात की जाए, वायु सेवा की बात की जाए, प्रतिरक्षा, ये सारी चीज़ आपके किस में आएंगी, संघ सूची के अंतर्गत आएंगी। राज्य सूची के अंतर्गत आपका कृषि, कानून, पुलिस, जेल खाना, शराब आता है। समवर्ती में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, ये सब आते हैं। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मेरी क्लास स्टार्ट होते ही दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि यहाँ मैं कानून पढ़ा रहा होता हूँ और यहाँ पे कानून हाथ में लेने की बात की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 5। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपने मान लीजिए कमाना स्टार्ट कर दिया, आपकी जॉब लग जाती है, जॉब लगने के बाद में आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही आपकी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है सरकार आप पर क्या कर देती है, एक टैक्स लगा देती है, और जिसे क्या कहते हैं, इनकम टैक्स कहते हैं। और ये इनकम टैक्स की जब मैं बात करूंगा, ये कैसा टैक्स है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है जो आप पर ही लगा, यानी उसी व्यक्ति पर लगाया जा रहा है। ठीक है, और आपके बाकी के कर कैसे कहलाते हैं, जैसे जीएसटी की मैं बात करूं तो ये कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है, लगता रेस्टोरेंट पे है लेकिन टैक्स किसे देना पड़ता है, हमें देना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आयकर की मैं बात करूं, प्रत्यक्ष कर अगर आयकर है तो आयकर आप पर लगाने का अधिकार किसको है, तो आप कहेंगे सर भारत सरकार को है, हम पे तो टैक्स भारत सरकार लगा रही है। लेकिन भारत सरकार के अधीन कुछ लोग होंगे, भारत सरकार का मतलब कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, तो इसके अधीन कुछ लोग होंगे। यहां पर हमारे पास में कुछ ऐसा होगा जिसके अकॉर्डिंग यहां पे काम चल रहा होगा। तो एक अधिनियम है, एक एक्ट है जिसका नाम है वार्षिक वित्त अधिनियम। क्या नाम है इसका, वार्षिक वित्त अधिनियम। और इस एक्ट के तहत यहां पर यानी हम पर यहां पे संशोधन होते हैं, यहां पे निर्धारण होता है, बजट में यहां पे इसकी घोषणा की जाती है कि किस पर कितना टैक्स लिया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितनों का ऑप्शन नंबर बी है, यहां पे साइलेंस ने आंसर दिया है, चित्रांशी ने आंसर दे दिया है, इसके अलावा और किसी का आंसर, सपना बनारसी आ चुकी हैं, गौरी से हाई कर दिया है, गौरी इनको हाई कर दो, और इसी के बाद में रोहित पटेल चुप हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है मेरी क्लास में। भाई पढ़ लो, सही बात है, साइलेंस लर्नर की बात मुझे बहुत सही लगी। शिखा सिंह का भी आंसर सही है कि यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं लेकिन यहाँ पे जैसे ही आते हैं मौका मिल जाता है। पता नहीं क्या मेरी शक्ल पे लिखा है कि जैसे ही मुझे देखोगे तुरंत लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यार इतना तो गंदा नहीं हूं मैं। हाँ जी बिल्कुल, सपना बनारसी मैंने नहीं देखा, निकल क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब बात आ रही है, जैसे आपने कहा कि सर लड़ना नहीं है पढ़ना है, तो पढ़ने पर आपको ध्यान देना है। और ध्यान क्या देना है कि आप यहाँ पे जितने भी साथी हैं ध्यान दीजिए कि पढ़ाई आपकी अच्छी रहे और पढ़ाई पर कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, भारत सरकार आपका साक्षरता दर का पता करती है कि कौन कितना अच्छा पढ़ाई में है। यहाँ पर एक दर निकाली जाती है, उसे कहते हैं साक्षरता दर, यानी लिटरेसी रेट। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में साक्षरता दर तो है, केंद्र शासित प्रदेश के पास की, यानी केंद्र शासित प्रदेश की अपनी अलग होगी, राज्य की अलग होगी, और भारत के ओवरऑल अलग होगी। तो इस प्रकार से ये निकाली कहाँ जाती है, तो आप कहेंगे सेंसस के द्वारा, यानी जनगणना के द्वारा बताई जाती हैं। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे 2011 के बाद से कोई भी जनगणना हुई नहीं है, इसलिए हमें अभी 2011 के आंकड़े याद रखने हैं। अब आंकड़े याद रखने हैं तो कौन से आंकड़े याद करने हैं, सबसे पहले भारत की साक्षरता दर कितनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत की साक्षरता दर कितनी है, भारत की लिटरेसी रेट
कितनी है? पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया। फिर आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि ठीक है, साक्षरता दर के अकॉर्डिंग राज्यवार की बात करते हैं। राज्य में सबसे ज्यादा किसकी है? राज्य में सबसे ज्यादा किसकी है? और फिर हम कहेंगे कि सबसे कम किसकी है। फिर आपके माइंड में आएगा राज्य की बात होगी तो चलो सर एक और चीज करते हैं, क्योंकि हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो सर्वाधिक होगा, यानी सबसे ज्यादा कहीं होगी और सबसे कम भी कहीं होगी। तो सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार में बता दीजिए तो बिल्कुल पता चलेगा। और यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। भारत की साक्षरता दर की बात की जाएगी तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। कितनी? 74%। सर्वाधिक की बात की जाएगी तो सर्वाधिक किस राज्य में है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। किस में है? केरल में है। और केरल में है तो कितनी है? तो लगभग 94%, यानी 100 में से 94 व्यक्ति यहां पे क्या है? साक्षर माने जाते हैं। कम की बात करेंगे तो यहां पे कहां पे होगी? तो आप कहेंगे बिहार में। और बिहार में कितनी है? तो 63.84 है, तो हम इसे 64% लिख सकते हैं। ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये तो होगी राज्य की, आप यूटी की भी बता दो। बिल्कुल बता रहे हैं। अब यूटी में आपकी सर्वाधिक जो होगी वो कहां पर है? लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप में है तो कहां पर कितनी होगी? तो आप क्या बताएंगे? सर 92.28% है, तो मैं इसे 92% लिख रहा हूं। कम की बात करेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा कि एक है आपका दादर नगर हवेली, लेकिन ये अब मर्ज हो चुका है किसके साथ में? दमन द्वीप के साथ में भी मर्ज हो चुका है। अब दमन द्वीप के मर्ज होने के बाद भी इसकी साक्षरता दर जो है वो कम ही है, इसलिए 77.24% जो है इसकी साक्षरता दर है। तो हमसे पूछा गया था साक्षरता दर सर्वाधिक किसकी है? बता दो किसकी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप की है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। बताओ कितने लोगों ने सी आंसर दिया था? रिकॉर्ड क्लास है क्या? हाँ जी बिल्कुल रिकॉर्ड क्लास है, और आपके आंसर मैं दे रहा हूं इसलिए रिकॉर्ड आपको लग रहा होगा। इसी के अलावा यहाँ पे हर्ष वर्मा आ चुके हैं, और हर्ष वर्मा भाई राधे राधे। इसी के बाद भारत में 92%। भारत में गीता गलत है, 92% नहीं है, भारत में 74% है। ठीक है। क्रू जी मेरा कल बर्थडे भाई, कल शायद मैं क्लास में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल संडे है, और संडे वाले दिन आपका एग्जाम मतलब आपका बर्थडे है, तो मैं अभी से बोल देता हूँ हैप्पी बर्थडे निशांत माथुर फिरोजाबाद। मैं तो फिरोजाबाद कल पहुंचूंगा, मुझे घर पे मिल जाना। कल मैं फिरोजाबाद ही आने वाला हूँ, टेंशन ना लो, कल पार्टी बनती है फिर तो मेरी। 6 का सी, प्रिंस का भी आंसर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। आपको पता है कि प्रशासनिक सुविधाओं को अच्छा बनाने के लिए हमने क्या किया? हमने हर स्तर पर क्या बनाए? एक कह सकते हैं एक समिति बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं कैसे बता रहा हूं इसे, यहां पे मैं बताऊं, हमने एक पंचायती राज की बात करते हैं। अब पंचायती राज की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है प्रशासनिक सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम सभाएं हैं, ये आप आंसर दीजिए। बाकी मैं बताता हूं कि पंचायती राज जो है वो 3 स्तर में बांटा गया, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें हम ग्राम स्तर की जब बात करते हैं, एक स्तर हमारा ग्राम स्तर है, एक स्तर हमारा ग्राम से ऊपर कौन है? ब्लॉक है, और ब्लॉक से ऊपर कौन? जिला स्तर है। ठीक है। तो आपके ये 3 स्तर हैं, और तीनों स्तर पर क्या है? आपकी सरकार की बात की जाएगी तो क्या है? ग्राम स्तर पर कौन आएगा? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत आएगी। और फिर ब्लॉक स्तर पर कौन आना चाहिए? तो ब्लॉक स्तर पर आपका आएगा जिला परिषद। क्या आएगा? सॉरी, पंचायत समिति। क्या आएगी ब्लॉक स्तर पर? पंचायत समिति। और इसके बाद में कौन आएगा आपका जिला स्तर पर? तो उसे कहते हैं जिला परिषद। तो ये 3 आपके स्तर हैं, और इस 3 स्तर की अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है ये किस आर्टिकल के तहत, किसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि यहां पर ये व्यवस्था है, ये 73वें संविधान संशोधन में आई थी। कब आई थी? 73वें संविधान संशोधन में। और 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था? आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी बनेगा, तो आप क्या कहेंगे? 1992 में, यानी 1992 में। और यहां पर होता क्या है? हमें आर्टिकल बताए जाते हैं कि एक आर्टिकल जो है 243 से स्टार्ट किया जाता है। 243 से लेकर 243 ओ तक हमारे पास जो आर्टिकल है वो पंचायत समिति से ही रिलेटेड हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसके लिए भाग 9 जोड़ा गया, और इस भाग 9 के अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। और पंचायती राज का व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा? तब आप बताएंगे कि वो राजस्थान है। राजस्थान के नागौर जिले में यहाँ पे ये व्यवस्था पहले स्टार्ट की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में यानी पंचायत राज की मूल संस्था कौन होती है? ग्राम सभा होती है। और उत्तर प्रदेश में 59,163 जो है ये क्या है?
ग्राम सभाएं हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आया था तब 59,163 थी, लेकिन आज के टाइम पे 58,194 ग्राम सभाएं रह गई हैं। तो आप ये भी आंसर बता सकते हैं। एक तरफ 59,163 है और एक तरफ आपका अब इस टाइम पे 58,194 ग्राम सभाएं। बताइए आंसर समझ में आया? हर्ष वर्मा भाई बिल्कुल। राज कौन से सब्जेक्ट से ग्राम सभा क्या कह रहे हो भाई? चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8वां। अब आपसे मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास में पौधे हैं, हम लोग तो खाना खुद बना लेते हैं, सॉरी खुद का मतलब है हमारे लिए हम किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं। हम पेड़ पौधों पर भी डिपेंड होते हैं, हम गाय और भैंस पर भी डिपेंड होते हैं, और हम अपनी मम्मी वगैरह पर भी डिपेंड होते हैं क्योंकि खाना वही बनाती हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ बात की गई है कि वह प्रक्रिया जिसमें पौधे कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा को मिलाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इसने क्या बोला है? सबसे पहले बोला कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ले लिए हमने कितने? 6। इसके अलावा उसने बोला कि पानी की जरूरत है, तो 12 मॉलिक्यूल हमने किसके लिए? यहाँ पे पानी के लिए। और फिर इसने क्या बोला कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सौर ऊर्जा को मिला रहे हैं, यानी हमें किसकी जरूरत है? प्रकाश की जरूरत है। और प्रकाश की जरूरत के साथ में पत्तियों के पास में क्या है? क्लोरोफिल है। और ये क्लोरोफिल प्रकाश के, यानी प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों मिलकर यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, और यहां पर ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। C6H12O6 बनता है। कार्बन यहां पर ऑक्सीजन एक वेस्टेज के रूप में प्राप्त होती है, और इसके अलावा बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, तो हमारे H2O बनता है। तो हमारा भोजन क्या मिला? ग्लूकोज मिल गया। अब इस ग्लूकोज को कहां पहुंचाना है? पत्तियों ने तो ग्लूकोज बना लिया, कहां पहुंचाएं? पत्ती इस पेड़ के सारे पार्ट में खाना पहुंचाने का काम करवाएगी। फिर क्या होगा कि तने को भी खाना चाहिए, जड़ को भी खाना चाहिए, और हमारी शाखाओं को भी खाना चाहिए। तो ये ग्लूकोज जो है वो आपके पूरे पेड़ के पास में पूरे भाग में जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो बनने की प्रक्रिया है, इसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। गुरुजी बनारसी दी क्या बोल रही हैं? क्या बोल दिया मुझे क्या पता, मेरा तो निकल गया। सर आप इतने बुढ़े हो गए हैं, आपकी शादी नहीं हुई है? जरूरी है? बुढ़ापे में शादी हो जाएगी, वो ना कर लेंगे, जब करनी होगी कर लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम 9 पे। नमस्ते त्रिषा। सी आंसर हर्ष वर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक। अब पूर्व की बात की जा रही है, पूर्व कौन होगा? इन ईस्ट में कौन है? इंडिया। यानी तभी तो आपके यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यानी हम कहां पे आते हैं? वेस्टर्न के अकॉर्डिंग ईस्ट में आते हैं। तो यहां पर वास्तविक संस्थापक के लिए पूछा जा रहा है, पुर्तगालियों के लिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब पुर्तगाली की बात करते हैं तो ये पुर्तगाली में सबसे पहले आने वाला कौन व्यक्ति था? तो 1498 में आते हैं वास्को डिगामा। कौन आते हैं? वास्को डिगामा। अब आप कहेंगे तो इसका आंसर वास्को डिगामा होना चाहिए। नहीं भाई, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है वास्तविक संस्थापक कौन था। ये तो आया था, व्यापार करने के माध्यम से आया था, लेकिन क्या होता है 1498 में आता है ये वास्को डिगामा। 1500 में यहाँ पे कालीकट के तट पर क्या बना दिया जाता है? ये कारखाना बनाता है। क्या बनाता है? कारखाना बनता है, यानी यहाँ पे क्या बनता है? गोडाउन बनता है। और फिर इसके बाद में क्या होता है? फिर आते हैं यहाँ पे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। कौन आते हैं? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इनको क्या किया जाता है? इनको यहाँ पे वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक के आधार पर यहाँ पे फिर गवर्नर बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इसके बाद 1510 में ये गोवा पर कब्जा कर लेते हैं, और गोवा पर कब्जा करने के बाद पुर्तगाली राज की स्थापना हो जाती है, और 450 वर्षों तक ये शासन करते हैं। इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और पुर्तगाली सबसे बाद में गए थे। अंग्रेजों से आजाद जरूर हम कब हो गए थे? 1947 में, लेकिन गोवा को हमने 450 वर्षों बाद छुड़ा पाया था 1961 में। ठीक है,
आज शाम को क्लास है क्या? बिल्कुल भाई, हाँ एक और चीज़ मैं बता दूं कि आज मेरी शाम को भी क्लास है। अगर आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं, पैट की तैयारी कर रहे हैं, पैट का आपका एग्जाम है, तो आप उस क्लास में भी जुड़ सकते हैं जो कि आपकी शाम को 7 बजे होने वाली है, जिसको अखिल सर लेते थे, लेकिन अखिल सर अभी प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्लास अभी मैं ले लूंगा। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये मैराथन क्लासेस होगी जो कि आपकी 2 से 3 घंटे की क्लासेस रहेगी, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, आपको अगर पढ़ना है पैट से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कहता है? भाई एक बार बताओ, आप पढ़ने आए हो कि यहाँ पे शादियां करने आए हो? कोई कह रहा है, कोई कह रहा है यहाँ पे शादी नहीं हो रही, कोई कह रहा है बात हो रही है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। कोई लड़ता है, शुरुआत से लेके अभी तक में कोई ऐसा इंसान मुझे अभी नहीं लिखा है जो यहाँ पे वास्तव में पढ़ने आया हो। चलो क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा था? सबसे पहले आपका मौलिक कर्तव्य की मैं बात बताऊं। मौलिक कर्तव्य जब 1940 टाइम यानी 1950 में हमारे पास संविधान था, तो उस संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। हम यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की जो बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, तो संविधान का जो मूल अवधारणा है, या फिर हम कह सकते हैं मूल संविधान है, और इस मूल संविधान के अंदर हमने मूल कर्तव्य नहीं रखे थे। क्या नहीं रखे थे? हमने हमने यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं रखे थे, यानी फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं रखा था। लेकिन हमें धीरे धीरे इसकी जरूरत पड़ी। कब जरूरत पड़ी? जब सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के द्वारा यहाँ पे सिफारिश की जाती है। क्या किया जाता है? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश की जाती है, या समिति के द्वारा की जाती है, सिफारिश की जाती है। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किसने की थी, कौन सी कमेटी ने की थी? तो यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा यहाँ पे सिफारिश की जाती है। और जैसे ही सिफारिश होती है तो हम क्या कर देते हैं? जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कब जोड़ेंगे? संशोधन करना पड़ेगा, बिना संशोधन के जोड़ नहीं सकते। तो एक संशोधन किया जाता है, 42वां संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संशोधन इसी टाइम पे किए गए थे 1976 में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाग 4A, कौन सा भाग जोड़ा गया था इसके अंदर? भाग 4A जोड़ा गया था, और भाग 4A के अकॉर्डिंग यहाँ पे अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। ठीक है, यानी भाग 4A में आर्टिकल नंबर 51A, और आर्टिकल नंबर 51A में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य। फिर आपको एक बात क्वेश्चन पूछा है, 10 थे तो फिर 11 की बात क्यों पूछी जा रही है? तो एक हमने बाद में जोड़ा, यानी 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया? तो इसके लिए भी हमने एक संविधान संशोधन किया, और वो कौन सा था? 86वां संशोधन किया, और 86वें संशोधन में हमने 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा। क्या जोड़ा? 11वां मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया? संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ था। और आपसे पूछ लिया जाए ये हम ले कहां से रहे हैं, तो आपका आंसर होगा कि हमने मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? यूएसएसआर से लिए थे, यानी रशिया से लिए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बताओ, समझ में आया? सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। सपना दी प्लीज फोकस पढ़ाई पे करें। जो भी हैं, जो भी सपना है वो फोकस पर करें, पढ़ाई पर। आपके लोगों के ही आंसर है, मैं नहीं बोल रहा हूं इसका। अभी मिश्रा कह रहे हैं सर ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 10 कहाँ से ये आंसर दिया है? त्रिषा शर्मा ने। यूएसएसआर, सपना, पता नहीं क्या चल रहा है, गया क्या? क्वेश्चन नंबर आता है 11। अब बात आती है लोकतंत्र की। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, सबको पता होगा मुझे लगता है। सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी पता होनी चाहिए, यानी हम लोकतंत्र की बात जब बात कर रहे हैं तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भाग लिया जाता है इसके अंदर, इसके द्वारा सरकार चुनी जाती है। इस सरकार को चुनने का हक किसका होता है? जनता द्वारा चुना जाता है। चाहे वो उपराष्ट्रपति चुना जाए, चाहे वो राष्ट्रपति चुना जाए अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे जनता खुद इन्वॉल्व होकर प्रधानमंत्री चुन ले। तो यहां पर ये क्या है? ये सब डेमोक्रेसी का पार्ट है। जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन किया जाता है वो आपका डेमोक्रेसी का पार्ट है। अब पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो जल्दी से आंसर बता दीजिए कौन सा है। हर्ष शर्मा को मन हट गया है, कोई बात नहीं, अभी भाई कमेंट पे नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लो, एक दूसरे की रोस्ट के चल रहा है। कोई कह रहा है कि पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई कह रहा है कमेंट पे ध्यान दो, कोई कह रहा है मेरे कमेंट पे नहीं अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ठीक है, बेहतरीन क्लास हो, बेहतरीन क्लास है तो भाई जाना क्यों? बेहतरीन है तो रुको।
भारत का सबसे बड़ा और यूएसए का सबसे छोटा। सपना बनारसी भारत सिद्ध, जिन लोगों ने भारत बताया है, त्रिशा शर्मा हंस रही हैं, अभिषेक शर्मा हंस रहे हैं। अभिषेक शर्मा का आंसर सी आ गया है। मारो इंडिया आंसर आ चुका है गौरी गौतम का। प्रिंस बता रहे हैं सी। तो जो लोग सी के साथ हैं वो गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहाँ पे भारत का, यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश आपका भारत है। हाँ जी, एक बात कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका आपका यहाँ पे सबसे पहले लोकतंत्र लेके आया था, लेकिन वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन बन चुका है? वो भारत बन चुका है। भारत का लिखित संविधान इतना बड़ा है कि यहाँ पर बहुत सारे नियम फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हमारे अंदर हैं, और इसमें हम आज भी संशोधन करते रहते हैं, आज भी हम इसे अपडेट करते रहते हैं, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ऐड भी करते रहते हैं। हाँ, भारत इंडिया ठीक है। त्रिशा का आंसर आ चुका है बी, और गीता कह रही हैं अपना इंडिया, अपना भारत। बिल्कुल अपना भारत है, किसी और का थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फिर आगे आपका सूची का मैं बता चुका हूँ 7वीं अनुसूची को। अभी मैंने बताया था कि एक अनुसूची है हमारे पास में 7वीं अनुसूची, और इस 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमारे पास में क्या है? एक आर्टिकल नंबर 246। और आर्टिकल नंबर 246 क्या करता है कि दोनों की लड़ाई, जो आप लोगों के बीच में जो लड़ाई चल रही है ना, उसी को भी मैं 7वीं अनुसूची में रख लूं। केंद्र राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करना है, यानी इन दोनों के बीच में बहस हुई कि शक्ति किसके पास में ज़्यादा, पावर किसके पास में ज़्यादा। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम यहाँ पे एक अनुसूची लेके आते हैं, एक आर्टिकल लेके आते हैं, जिसके तहत बताते हैं कि भाई तेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतनी शक्ति है। यहाँ पर क्या होता है, 3 अनुसूचियाँ यानी 3 सूची लेके आते हैं, एक संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची, और एक आपकी कौन सी है? समवर्ती सूची। संघ सूची वो सूची है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर कानून बनाने का अधिकार केवल कानून केंद्र को होगा। राज्य सूची का मतलब है कि इसको कानून बनाने का अधिकार किसका है? राज्य का। और समवर्ती का मतलब है कि इसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों का रहेगा। अब बताओ कौन सा इसमें किसका है, जल्दी से बताओ। संघ सूची में इन चारों में से कौन सा शामिल होगा? एटॉमिक बॉम्ब, भाई बिल्कुल। गीता लंच कब करोगी? भाई गीता लंच करेगी तभी खाओगे रोहित पटेल, पहले नहीं खा सकते। खुंखार शिकारी बता रहे हैं परमाणु, और स्टडी गीता बता रही है एटॉमिक एनर्जी। एक बात बताओ, भूख लग रही है तो खाना खाते खाते पढ़ लो। तुषार शर्मा ने आंसर दे दिया है सी। क्या ही चल रहा है। आपको पता होना चाहिए, जब हम परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा की बात की जा रही है, तो परमाणु से रिलेटेड बात की जा रही है। अब ये राज्य को तो हम दे नहीं सकते, तो इस पर कानून कौन बनाएगा? इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? ये राज्य को होगा। ठीक है, सॉरी, राज्य को नहीं, संघ को होगा। अब बात की जाती है कि इसमें बाकी की चीजें भी तो दी गई हैं, ये भी तो बता दो। तो भाई जेल से रिलेटेड आपका किसके अंदर आएगा? जेल आपके अंदर आएगी, राज्य के अंदर आएगी। ठीक है, कृषि किसके अंदर आएगा? ये आपका राज्य के अंदर आएगा। और अगर आपसे विवाह की बात की जाए, यहाँ पे जो लोग आज विवाह की बात कर रहे हैं, और विवाह के बाद आज तलाक बहुत को बहुत ज्यादा होते चले जा रहे हैं, ये हिस्सा किसका है? ये आपका समवर्ती सूची का हिस्सा है। भाई विवाह तलाक ये सब पता है, विवाह होगा तो तलाक भी होगा, तो ना तो विवाह होगा ना तो तलाक होगा, दोनों ही चीज चल रही हैं। सर क्लास में सारे आम लाइन मार रहे हैं बंदे, आप ही देखो। अब भाई मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ। सर आपने खाना खा लिया? ये बताओ, मैं यहाँ पे खाना खा सकता हूँ अभी? चलो, कोई क्लास में ध्यान नहीं दे रहा, किसी को पढ़ना नहीं है, किसी को बस सबको अपने विवाह से संबंधित बातें करनी है, सबको अपने चीज़ों से रिलेटेड बात करनी है, एक दूसरे से बात करनी है, लेकिन मुझसे किसी को बात नहीं करनी। मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा के चला जाऊँगा, आप लोग एक दूसरे से बात करते रह जाओगे, फिर आपके नंबर एक्सचेंज होंगे, और फिर नंबर एक्सचेंज होंगे तो फिर बातें स्टार्ट होंगी। बातें स्टार्ट होंगी तो एक दिन वो बातें ख़त्म होने पे भी आएंगी, क्योंकि किसी को बातें अच्छी नहीं लगती। इसकी ये इसने मेरे से ऐसी बात कर दी, उसने ऐसे से मेरे से बात कर दी, फिर दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे? विरोध होंगे। विरोधी होंगे तो छूटेगा, छूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? उसे कहते हैं ब्रेकअप। और जैसे ही ब्रेकअप होता है तो लोगों को अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, जिसे हमने इंसोमेनिया के नाम से जाना था। मेलाटोनिन हार्मोन आपका सक्रिय हो जाता है, यानी वो एक्टिव नहीं रहता, और फिर आपको नींद आना बंद हो जाती है। फिर आप यहाँ पे फिर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। फिर कहते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार, इंतकाम देखे। इससे बढ़िया पढ़ ही लो, इंतकाम देखने में भी वही चीज करनी है तो पहले क्यों ना कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में एंटी डंपिंग शुल्क को नियंत्रित करता है? यहां पे बात की जा रही है कौन सा अधिनियम भारत में एंटी डंपिंग शुल्क को नियंत्रित करता है। पहले दिमाग में आएगा कि एंटी डंपिंग बता दो क्या है। तो एंटी डंपिंग का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने कहा कि आप ना अपने स्थानीय जगह पर क्या करते हैं, हम अपने लोकल में तो कोई चीज 20 रुपए की बेच रहे हैं,
लेकिन मैं किसी देश में जाता हूं यानी विदेश में जाकर इस चीज को मैं क्या करता हूं, 12 रुपए में बेचना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो होगा क्या, यानी मैंने माना कि मैं चाइना से कोई चीज मंगा रहा हूं, चाइना अपने यहाँ पे वो 20 रुपए का बेच रहा है, लेकिन जैसे ही उसने इंडिया भेजा उसने 12 रुपए की वो चीज बेचना स्टार्ट की। यानी आयातित वस्तुओं पर कीमत जो है वो विदेशी बाजार में स्थानीय बाजार से कम हो जाती है, तो ऐसी जगह पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो यहां पर सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत लगाई जाएगी, क्योंकि बॉर्डर के बाहर से कोई चीज आ रही है तो बॉर्डर पर यहां पे शुल्क लगाया जाएगा। तो कौन लगाएगा यहां पे, किस अधिनियम के तहत लगेगा, तो वो आएगा कस्टम टैरिफ एक्ट। ठीक है, कौन लगाएगा, कस्टम टैरिफ एक्ट के तहत उद्योग मंत्रालय लगाएगा। कौन लगाएगा भाई, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर एक मंत्रालय है हमारे पास में, क्योंकि उद्योगों की ही बात है ये, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर आपकी एक संस्था है जिसे हम डीजीटीआर के नाम से जानते हैं। और डीजीटीआर के तहत यहाँ पे क्या होता है, कोई भी वित्तीय नुकसान अगर हो रहा होगा तो उसकी जांच करने का अधिकार डीजीटीआर का, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का अधिकार डीजीटीआर का। किस पे लगानी है यह अधिकार, इसका डीजीटीआर का। और डीजीटीआर की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई वो टैरिफ चीज अलग है, ठीक है। बहुत बहुत कर रहे हैं सब मुझे छोड़ के, बहुत बात कर रहे हैं, ठीक है भैया, बहुत बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से बातें कम कर लो। और क्या करूंगा मैं, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई आज के टाइम पे पढ़ाई जरूरी है। बातें तो पढ़ाई करने के बाद भी कर लोगे, ठीक है। जॉब हाथ में होगी ना तो बात करने वाले बहुत आएंगे। और एक चीज समझ लो, आप अगर जॉब लेने के बाद में कोई भी बात कर लेंगे ना तो आपकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। क्यों, क्योंकि आपके पास में सक्सेस है, आपके पास में जॉब है। लेकिन आप अगर बेरोजगार रह के सब बहुत अच्छी भी बातें कर रहे होगे ना, तब भी लोगों के माइंड में यही जाएगा कि ये जब खुद सक्सेस नहीं हुआ तो ये हमें क्या सक्सेस करेगा, क्यों ये हमें क्या स्टोरी सुनाएगा। यानी इसकी बातें हमारे लिए कोई मतलब की नहीं है। वहीं पर अगर सक्सेसफुल पर्सन कोई भी बात कर दे, चाहे वो मतलब की हो या नहीं हो, लोग कहेंगे क्या बात करी है इसने, क्योंकि वो सक्सेस हो चुका है। ठीक है, तो पहले सक्सेस होने का रास्ता ढूंढो। सर मुझे आपसे बात करनी है, तो भाई मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात ही तो कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, आपसे बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आपको पता है चुनाव आयोग अभी न्यूज में है। क्यों ये न्यूज में है, सबसे पहले क्या है, चुनाव आयोग इस वजह से न्यूज में था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं। दूसरा इस वजह से न्यूज में है कि राहुल गांधी इसी प्रेजेंट टाइम में चुनाव आयोग पर हमलावर हो चुके हैं और इस टाइम पे चौकीदार चोर है के नारे लगाए जा रहे हैं, जो कि वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक भाषण दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर वास्तव में चौकीदार चोर होता तो आज हम 240 पर नहीं होते, 340 पर होते। तो ये बातें अगर निकल के आई हैं तो इसका मतलब क्या, एक माहौल बन चुका है ट्रेंड में चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग की हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित अवधि क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये निश्चित अवधि से पहले कि ये बात किसकी की जा रही है, चुनाव आयोग की जा रही है। और चुनाव आयोग की बात की जा रही है तो आर्टिकल होंगे हमारे पास, बिल्कुल हैं। कौन कौन से आर्टिकल होंगे, तो 324 से स्टार्ट होगा और 329 तक हमें चुनाव आयोग से रिलेटेड आर्टिकल मिलते हैं। और जैसे ही चुनाव आयोग से रिलेटेड आर्टिकल मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भाग 15 की बात की जा रही है। ठीक है, ये भाग कौन सा है, भाग 15 है। और इसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो जो होते हैं वो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। क्या है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करूंगा तो इन दोनों की नियुक्ति करने वाला कौन है, वो राष्ट्रपति होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, वो है आपके ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। सबसे पहले आपके पास में एक क्वेश्चन बन गया, तो इलेक्शन कमिश्नर कितने हैं, दो हैं। क्या नाम है, एक का नाम है सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, एक का नाम सुखबीर सिंह संधू है और दूसरे का जो नाम है वो विवेक जोशी है। अब मान लीजिए इनकी नियुक्ति कर दी, बिल्कुल कर देंगे। कौन करेगा इनकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इन्हें कर देगा नियुक्त और जैसे ही नियुक्त करेगा अब इनको बता देगा कि आज से तुम क्या हो जाओगे, इलेक्शन कमिश्नर हो जाओगे। लेकिन आपका कार्यकाल है, आपकी अवधि है, आप कब तक रहोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप 6 वर्ष तक रहोगे। अब मान लीजिए 6 वर्ष तो मान लो ये लग गया कब, 60 साल पे, 6 वर्ष तो 66 पे होंगी।
तो इस चीज के लिए क्या किया गया कि एक प्रावधान और है कि आप 65 वर्ष तक यहां पे क्या हो सकते हो, 65 वर्ष की आयु तक आपकी क्या है, एज रहेगी, और यहां पर जो भी चीज पहले हो जाए आप उसके अकॉर्डिंग रिटायर हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको 6 वर्ष पहले हो जाती हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति 57 साल की उम्र में लगा, तो 57 प्लस 6 कितना होगा, 63, तो ये 63 पर रिटायर हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 59 साल पे लगा, तो 59 और 6 कितने होंगे, 65, तो ये 65 पर रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहां पे क्या होगा, 60 पे लगता है या 61 पे लगता है, तो 61 से पहले 65 वर्ष आएगा 4-5 साल में, तो यहां पर क्या होगा, तो ये 65 पर रिटायर हो जाएगा, ना कि 6 वर्ष में। तो यहां पर जो चीज पहले हो जाएगी उसके आधार पर उसको रिटायरमेंट मिलता है, इसलिए आपके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो कितनों का सी है हम आप पर, खाली लाल, लेकिन सर का क्लास नहीं छोड़ सकते। मेरा नाम, हाँ भाई खुकर सुकारी, तुम्हारा भी नाम रोहित पटेल है, पता है मुझे। जिसे खाना खाना है वो खा सकता है, उसको रोका थोड़ी है भाई, और खाना खाते क्लास देख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। त्रिशा का आंसर सी आ चुका है, चलो कोई बात नहीं है। जो भी सपना बनारसी 63 बता रही हैं, 63 क्या है, मैंने कहा बताया 63, 65 वर्ष है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। यहां पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, एक इमेज दिखाई दे रही होगी, इसी इमेज से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, हड़प्पा शहर से खोजे गए पशुपति शिव सील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है। आपको यहाँ पे एक सील दिखाई दे रही है, एक मोहर दिखाई दे रही है, और इस मोहर के अंदर हमें यहाँ पे जो चित्र दिखाई दिया, इन्हें कहा जाता है पशुपतिनाथ। यानी इन्हें क्या बोला गया है, इन्हें बोला गया पशुपतिनाथ। और ये पशुपतिनाथ किसे बोला जाता है, ये शिव जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, शिव जी को बोला जाता है, पशुओं के स्वामी के रूप में। और इनकी जो मुद्रा जो है वो कैसी है, वो एक योग के रूप में, यानी योगी के रूप में ये मुद्रा बनाए बैठे हैं। तो हमें पशुपतिनाथ किस रूप में दिखाई दिए, योगी के रूप में दिखाई देते हैं जब हड़प्पा शहर से ये खोजा जाता है। ठीक है, आप इनके इर्द गिर्द कुछ जानवर देख रहे होगे, ये जानवर दिख रहा है, यहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है। ठीक है, और नीचे भी आपको कुछ दिख रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में पता चला कि इनके इर्द गिर्द ना 4 जानवर हैं। कितने जानवर हैं, 4 जानवर हैं, और उन चारों के नाम होंगे भैया कुछ, बिना नाम तो लिए कोई जानवर हो नहीं सकता। अब कौन कौन से जानवर होंगे, तो आप कहेंगे कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे बाघ दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे बाघ दिखाई दे रहा है। बाघ के अलावा आप क्या देख पा रहे हो, ये क्या दिख रहा है, ये गैंडा है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे गैंडा भी दिखाई दे रहा है। गैंडा के अलावा यहाँ पे क्या है, भैंसा भी है। ठीक है, और भैंसा के अलावा और क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला पार्ट, ये कौन है, ये हाथी का है। तो अब आप बता देंगे कि कौन सा इनमें से नहीं है, तो आप कहेंगे हमें यहां पे शेर नहीं दिखाई दे रहा, शेर नहीं दिखाई दे रहा है। और सिंहासन को देखेंगे, सिंहासन के नीचे आपको हिरण दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर एक बात याद रखना कि सिंहासन के नीचे, सिंहासन के नीचे हमें क्या दिखते हैं, हिरण दिखाई देते हैं, जिन्हें हम मृग के नाम से जानते हैं, और 4 मृग हमें दिखाई देते हैं। तो ये सारे जानवर हमें इन पशुपतिनाथ की मुद्रा में दिखाई देते हैं, पशुपतिनाथ के आसपास इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अंदर शेर नहीं है। हड़प्पा शहर की खोज कब की जाती है, 1921 और 1922 में खोज की जाती है। दयाराम साहनी के द्वारा खोजा जाता है, ये बात भी आप नोट कर लेना। लॉयन माने शेर, हाँ बिल्कुल, लॉयन माने शेर ही होता है। हाँ जी बिल्कुल, एल फॉर लॉयन ही होता है। लॉयंस मीन्स हाथी ये तो अलग ही चल रहा है, लॉयन मीन्स हाथी। एक आएगा कि लॉयन मीन्स कुत्ता होता है। त्रिशा शर्मा ने आंसर दिया है बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो जो लोग ए बी के साथ में हैं वो बी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तो जो पढ़ने वाले हैं वो वास्तव में आंसर दे रहे हैं, बाकी के लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये नॉटी गर्ल है सर जी। ठीक है भैया, नॉटी है तो क्या हुआ, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था। देखो यहाँ बच्चों की बात की जा रही है, और आप लोग भी आज के टाइम पे फ्री में ही पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे। तो एक प्रकार से ये हमारे लिए फायदेमंद हुआ है जब से यूट्यूब आया। अब बात ये की जा रही है कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था, इन चारों में से हमें बताना है। होता क्या है, हमने शिक्षा के अधिकार को देखा,
हमने यहाँ पे देखा कि भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं दिख रही है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था दिखती हो। तो एक क्या किया गया, एक संशोधन आता है 86वां संविधान संशोधन। और 86वें संविधान संशोधन आता कब है, तो सबसे पहले आपके माइंड में यही आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए। तो ये कब आता है, 2002 में आता है। 2002 में हम किसकी बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। ये एक प्रकार से मौलिक अधिकार के रूप में लाया गया। अब मौलिक अधिकार बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में रखना होगा। तो 12 से 35 के बीच में आता है एक अनुच्छेद 21A। तो अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया। अब शिक्षा का अधिकार दिया है तो किसे दिया गया है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया गया। अब 6 से 14 के वर्षों के जो बच्चे हैं उनको तो कोई भी पढ़ा सकता है, प्राइवेट में भी जाके पढ़ सकते हैं। तो भाई प्राइवेट की जगह पे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में निःशुल्क व्यवस्था की गई। तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर ये ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी बात लिखी ही नहीं है, 6 से 14 की बात आ रही है, लेकिन ईयर तो यहाँ पे 2015 9 ये दे रखे हैं। तो क्या होता है, इसके लिए एक अनुवर्ती कानून लगाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए। तो पढ़ाया कैसे जाए, कैसे कैसे चीजों को रखा जाए, तो उसके लिए हम आरटीई एक्ट लाते हैं। और आरटीई एक्ट आता कब है, आपका 2009 में आता है, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, कैसे पढ़ाना है और आपको मारपीट से बचाना है, कैसी कैसी चीजों को रखना है, कौन से सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, बच्चों टीचर को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए कहां से उसको क्या क्या पढ़ना है। डाइट हर कॉलेज में होनी चाहिए, हर कॉलेज का मतलब हर जिले में एक डाइट होनी चाहिए, वहां से उसे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। सारी बातें इसके अंदर होती है और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2009 करेक्ट है भैया, हाँ बिल्कुल है। बात करने से अच्छा है मेरे से पहले आंसर देने में दिमाग लगाओ। और यहाँ पे त्रिशा शर्मा ने आंसर दे दी है। चित्रांशी चौहान पता नहीं क्या कह रही हैं, ये तो एटीट्यूड वाला बात कर रहा है बे। और ये सी हो गया, सी फॉर क्यूट सर हैं, सी फॉर क्यूट सर के लिए बोल रहे हो या क्यूट अलग से बोला है? भाई पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से ही चीज़ें मिलने वाली हैं। ये लड़ना झगड़ना कुछ नहीं रखा है इसमें। लड़ने की बात मालूम है, जब आप एक एज के बाद बाहर जाओगे ना, 25 से ऊपर निकलोगे, 30 के आसपास पहुंचोगे, जब आपके पास में एक दिमाग ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे काम करेगा कि लड़ना जरूरी नहीं है, लड़ाई से कुछ मिलता नहीं है। अभी क्या है, कहते हैं ना गर्म खून है, तो किसी की बातें लग जाती हैं, किसी की बातें इतनी लग जाती हैं कि उसको गुस्सा दिखाने लगते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ना बातें लगने बंद हो जाएंगी। आपसे सामने वाला कुछ कहेगा तो ठीक है, आप हंस के टाल जाओगे। फिर आप कहते हैं कि इसे कहते हैं मैच्योरिटी। जब मैच्योरिटी की एज में आते हैं तो सामने वाले की बातें लगना बंद हो जाती हैं। आज के टाइम पे अगर आपसे कहते हैं ना कि उसकी जॉब लग गई, तेरा क्या होगा, तो भाई उस टाइम पे इतना लग जाता है कि हम कभी कभी तो पढ़ने बैठ जाते हैं और उसी टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक टाइम 30 साल के बाद, 35 साल के बाद आपसे कोई कह जाता है कि भाई वो इतना कमा रहा है, ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी तो दाल रोटी चल रही है, यानी उससे अब लगना बंद हो जाती हैं बातें। तो भाई लड़ना झगड़ना बंद करके पढ़ाई पर फोकस करो। जब हम सक्सेस होंगे, जब हमारे पास जॉब होगी, हम अपनी बातें कह पाएंगे। हम किसी से कुछ भी कह जाएंगे तो सामने वाला उस चीज़ को हंस के झेल लेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आता है 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको पता है जनजातीय क्षेत्र हमारे भारत में पाए जाते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाए जाते हैं। और जनजातीय क्षेत्रों के लिए यानी उसमें प्रशासन चलाना है। जनजातीय क्षेत्रों में हमें क्या करना है, प्रशासन भी चलाना है। तो प्रशासन से संबंधित है हमारा कौन सा, अनुसूची 6। ठीक है, इससे संबंधित है आपकी अनुसूची कौन सी, अनुसूची नंबर 6। और इस अनुसूची नंबर 6 के तहत होता क्या है, इस अनुसूची नंबर 6 के तहत कुछ राज्यों को यानी 4 राज्यों को यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं। और वो स्पेशल राज्य कौन से हैं, तो उन्हें कहा जाता है ATMM। क्या कहा जाता है, ATMM। तो ए से क्या हो जाएगा, तो आपके माइंड में आएगा ए से होना चाहिए असम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ही तो आपको दिखेंगे कौन जनजातियां, नॉर्थ ईस्ट में ही तो जनजातियां सबसे ज्यादा दिखेंगी। टी से कौन सा हो जाएगा, तो टी से आपको क्या दिखेगा, त्रिपुरा दिखेगा। ये MM क्या है, एम से एक हो जाएगा मनीष, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन नहीं, यहां पे हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, और दूसरा एम हो जाएगा आपका मेघालय। अब खुद देख लो कौन सा नहीं है, तो आप क्या बताओगे, सर ऑप्शन नंबर सी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। तो बताइए कितना आंसर आ चुका है। मणिपुर दिया है अभी मिश्रा ने, C4 कह रहे हैं कबाड़िन, पता नहीं किससे कह रहे हैं। और इसके अलावा चित्रांशी बता रही है मणिपुर। हाँ सर, सिर्फ 1 घंटे का मोटिवेशन मिलता है, उसके बाद गया। C4 मणिपुर, सर आप ऑलवेज राइट। और इसके बाद सर उसी
सुन रहे हैं? एम फोर मनीषी होगा, हाँ बिल्कुल एम फोर मनीषी होना चाहिए फिर तो, है। चलो भाई, फिर से एक मोटिवेट देता हूँ। एक गाना सुना था कि सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। बेटा कोई नहीं सुनता है, रोते रह जाना बाद में, बाद में बस गाते रह जाओगे भाई, सुन रहा है ना मैं रो रहा हूँ, और कह भी नहीं पाओगे सामने वाले से। इसलिए हंस 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 के जियो, और इस टाइम पे पढ़ लो, पता नहीं क्या लगे पड़े हो अपने अपने। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 18, मट्टला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपके माइंड में आएगा कि मट्टला एयरपोर्ट कहां पर है, तो मैंने आपको समझाने के पर्पज से एक फोटो दिया है जिसका मतलब है मट्टला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और राजपक्षे की जब बात आ गई तो ये मोस्टली कहां मिलने वाला है, राजपक्षे। राजपक्षे सरनेम भी यूज किया जाता है, ये कहां पे, आपका श्रीलंका के अंदर। तो मट्टला एयरपोर्ट कहां पर है, ये आपका श्रीलंका के अंदर है, और इसका पूरा नाम क्या है, मट्टला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहां पर है, श्रीलंका के अंदर, हम्बनटोटा में है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एयरपोर्ट कितने हैं, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा आप लोगों में से, भारत में टोटल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? कौन बताएगा भारत में एयरपोर्ट? सर सुन भी नहीं रहे हैं और रो भी हम ही रहे हैं, बिल्कुल रो गए। श्रीलंका बताया सपना बनारसी ने, गीता का श्रीलंका, चित्रांशी का बी आंसर, जितनों ने बी दिया है सही आंसर दिया है। त्रिषा शर्मा का अंजलि आंसर आया है, और त्रिषा शर्मा गलत आंसर दे रही है, अंजलि तो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। पता नहीं कहां से पढ़े हो भाई, अंजलि नहीं है इसमें। आ जाओ इस पे, भारत में एयरपोर्ट की संख्या कितनी है, भारत में एयरपोर्ट की संख्या बताइए। सपना बनारसी ने 487, खुकार शिकारी बता रहे 487, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि भारत में एयरपोर्ट की संख्या अगर इंटरनेशनल पूछी जाए तो इंटरनेशनल कितनी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोटल भारत में कितने हैं, और आपसे पूछा जाए कि कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या ज्यादा है और कितनी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने आपसे यहां से पूछ लिए। एयरपोर्ट 487, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल कितने हैं ये भी बता दो फिर, 487 में कितने बनते हैं, भारत में 29 हैं। स्टडी लाइव गीता 29 नहीं है, इस टाइम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, 34 एयरपोर्ट है। ठीक है, कितनी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे यहाँ पे, 34 हैं। और इन 34 में से 5 आपके कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हैं 5। और ये 5वां एयरपोर्ट कहां बन रहा है, तो जेवर में बन रहा है, नोएडा एक्सप्रेसवे के पास जेवर है, जहां पर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि भारत में सब 5वां एयरपोर्ट, यानी उत्तर प्रदेश में 5वां एयरपोर्ट बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। आई थिंक, हाँ आई थिंक 34। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19, महानगर योजना समिति के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्रावधान किए, बताओ। महानगर योजना किसके अंदर आएगी, नगर पालिका के अंदर। और नगर पालिका की जब बात की जाएगी तो नगर पालिका कब आई थी, 74वें संविधान संशोधन के तहत आया था। यानी 74वें संविधान संशोधन की जब बात की जाती है, ये कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। और 74वें संविधान संशोधन में ही हमने दर्जा दिया था। क्या दिया था, संवैधानिक दर्जा दिया था। और संवैधानिक दर्जा दिया था तो क्या हुआ, यहां पे महानगर योजना समिति की बात की जाती है। वॉइस नहीं आ रही क्या, डी फोर डोसा आज नहीं आ रही है क्या, एक बार फिर बता दो। डिम्पल बॉय अभी कमेंट के आंसर नहीं देंगे तो सर तो बोलेंगे रिकॉर्ड क्लास है। आ रही है, ठीक है, तो आ रही है तो फिर पढ़ते हैं। नगर पालिकाओं को यहाँ पे क्या दिया जाता है, संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया स्थानीय स्वशासन के लिए भाग यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है, 9A जोड़ा जाता है। और भाग 9A में एक कौन सी अनुसूची, यानी 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और 12वीं अनुसूची के तहत यहाँ पे आर्टिकल की अगर आपसे पूछी जाए तो आप आर्टिकल क्या बताओगे, अनुच्छेद पूछे जाते हैं तो 243, कौन सा अनुच्छेद, 243 पी से स्टार्ट होकर 243 जेड जी तक जो हैं वो आपके नगर पालिकाओं से संबंधित हैं। और इसी के तहत महानगर योजना समिति का गठन किया जाता है, और इसी के तहत इसको शामिल किया जाता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं, और महानगरीय क्षेत्रों को अनिवार्य कर दिया जाता है। और वो किसके तहत किया गया, मैंने अभी बताया था 74वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो कितनों का ऑप्शन नंबर डी आया है, आर्टिकल नंबर 243, बिल्कुल
खूंखार पढ़ लो, नौकरी नहीं मिलेगी, बस सपना देखोगे। पता नहीं क्या चल रहा है, सपने देखने की बात चलती है, लोग यहाँ पे नौकरी जॉब देखने के सपने देखते हैं, ये पता नहीं कौन से सपने देखे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। डीएनए की बात की जाती है, और डीएनए में आनुवंशिक जानकारी को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में नहीं लाया जाता, बल्कि इसे मैसेंजर आरएनए के तहत माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, आपके पास में सेल है, सभी जानते हैं, हमारे पास में सेल है, ठीक है, और ये होती है आपकी सेल। अब सेल है तो इसके अंदर केंद्रक भी होगा, तो ये मैंने बना दिया क्या, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका केंद्रक है। और अगर केंद्रक है तो केंद्रक में एक हमारा G1 फेज आता है, एक G2 फेज अब आता है, जहां पे इस सेल साइकिल जो है यानी सेल डिवीजन जो होता है उसके द्वारा जो हमारी हेरिडिटी वाली चीजें होती हैं, जो हमारी आनुवंशिक जानकारी होती है, हमारी आनुवंशिक इंफॉर्मेशन होती है, वो किसी भी प्रकार से सीधे नहीं जाती। उसके लिए कोई ना कोई एक मैसेंजर की तरह काम करता है, जैसे एक व्हाट्सएप। अगर कोई भी चीज आपको किसी को बतानी है तो आप क्या करोगे, आप उसे एक मैसेज भेजोगे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पहुंच जाओगे कि मैं उसके घर जाके बता देता हूं, नहीं, आप क्या करते हो, मोस्टली मैसेज भेजते हो। या फिर आप एक चुगली वाली आंटी को बता दोगे कुछ, तो वो क्या करेंगी, धीरे धीरे करके आपके मैसेज को पूरे गली में बांट देंगी, तो इसे कहते हैं मैसेंजर। और इसी प्रकार से हमारे अंदर भी आरएनए क्या करता है, एक मैसेंजर का काम करता है, जिसे हम एमआरएनए के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आनुवांशिक जानकारियां हैं, आनुवांशिक इंफॉर्मेशन है, वो आरएनए के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित होती हैं। यानी हमारे पास में आरएनए होता है, और आप एमआरएनए जो होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब आपसे मैं कहूं कि हम इंफॉर्मेशन में क्या कुछ चेंज जाएंगे, मैंने कहा का कबूतर, तो सामने वाले पे भी तो का कबूतर ही जाएगा, ऐसा तो नहीं नहीं का से कबूतर होता है, उल्टा तो नहीं जाएगा। मतलब क्या है, हाँ, जो भी रिश्तेदार होते हैं, सर एडिटर भैया कहाँ है, मुझे नहीं पता है कौन से एडिटर, मुझे नहीं आइडिया। मैंने बोला कि जैसे मैं कोई जानकारी आपको दे रहा हूं, यानी डीएनए के द्वारा कोई जानकारी आपको भेजी जा रही है या फिर आरएनए के माध्यम से भेजी जा रही है, तो ये आरएनए ना अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करता। यानी हम किसी आंटी को बताएंगे तो अगर वहां 10 चीजें होंगी तो वो 15 चीजें बना के रख देंगी, लास्ट वाले पर 20 चीजें पहुंच चुकी होंगी, तो वो 10 कहां से आई, उन्होंने बनाई। लेकिन आरएनए क्या करता है, आरएनए एक जैसा है, सेम है, वैसे ही सेम कॉपी आगे लेके स्थानांतरित कर देगा। यानी जैसा मैसेज है वैसा ही मैसेज सामने वाले को पहुंचा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, कॉपी कहा जाता है। और इस कॉपी को बायो की भाषा में क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यानी अपने ही प्रकार की एक कॉपी तैयार करना, तो उसे क्या कहा जाएगा, यानी अपनी इंफॉर्मेशन की, डीएनए की आनुवंशिक जानकारी को आरएनए के अंदर कॉपी कर देना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसका मोस्टली यूज किया जाता है। तो ये हो गया। कहाँ पढ़ रहे हो, कमेंट के फालतू करो, अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर लो और चैटिंग करो जाकर अलग, वरना मैं नहीं आती, आप पे क्लास छोड़ दो सर के लिए। चलिए, हो गया आपका, मेरी भी क्लास हो गई, ठीक है। पता नहीं क्या बातें चली हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, मैंने मेरा काम, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, मेरे को पढ़ाना है, मैंने पढ़ा दिया, और मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है। हो सकता है चीज़ें आपके समझ में आई हों, हो सकता है नहीं भी आई हों। जिसको आई होंगी वो दोबारा जुड़ेगा, जिसको नहीं आएंगी वो दोबारा क्लास को देख सकता है। अगर उसके बाद भी नहीं आती हैं तो आप चीज़ें फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप उसके लिए फ्री हैं। बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे अदर क्लासेस भी दी जाती हैं, यानी रीजनिंग की क्लासेस हैं, जीके की क्लासेस भी दी जाती हैं, मैथ्स की क्लासेस भी हैं, और इसके अलावा हिंदी की क्लासेस है। आप यहाँ पे रीजनिंग के लिए सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं, और दोपहर के 12:30 बजे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं जीएस के लिए। इसके अलावा यूपीएसआई के लिए मैथ्स आपको 8 बजे दिया जाता है, और 9 बजे आपको हिंदी की क्लास दी जाती है। तो इस प्रकार से आप यूपीएसआई को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप इन चारों क्लासेस में इनरोल कर सकते हो। आपको मैं बता दूं कि हमारे द्वारा बैच भी लॉन्च किए गए हैं, और ये बैच का नाम है एक चाणक्य बैच। उस चाणक्य बैच के अंदर आपको ये पूरे सारे जो टीचर हैं ये आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें खास बात यह है कि आपको जीएस के 3 टीचर अलग से प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी जिसमें स्पेसिफिकेशन है वही टीचर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाने वाला
वाला है। यानी अब मैं अखिल सर की बात करूं तो अखिल सर के द्वारा यहाँ पे मूल विधि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है, पॉलिटी का पार्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, तो अखिल सर इसमें पॉलिटी और मूल विधि पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं ललित सर की, तो इनके द्वारा स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है और इकोनॉमिक्स का पार्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, तो ये आपको ये पढ़ाने वाले हैं। मैथ्स आपको यादविन सर, राज बहादुर सर आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं और इसके अलावा आपको शुभम सर जो है वो रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल जाएंगी। तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं 599 रुपये में। इसके अलावा आप अगर कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो कांस्टेबल के लिए आप उत्तर योद्धा बैच में जुड़ सकते हैं, ये भी आपको 499 में मिल जाएगा। और अगर आप चाणक्य बैच के लिए नए बैच में जुड़ना चाहते हो तो आप इस बैच में जुड़ सकते हो, 2.0 बैच है चाणक्य, जो कि आपको 599 में मिल जाएगा। ये बैच आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको सामने दिख रहा होगा कि ये बैच सारे आपको बाईएससी ऐप पर मिलने वाले हैं। और बाईएससी ऐप कहाँ मिलेगी, सभी जानते हैं, सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी, फिर आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन आपको करना आता ही है सभी को, ईमेल एड्रेस या फोन नंबर, उसके बाद पासवर्ड, लॉगिन कर लेंगे। फिर हमारा ये इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। यहाँ से आप अपने बैचेस को जो भी आपको पसंद है वो सारे बैचेस आप ले सकते हैं। तो अब आपको क्लास कैसी लगी आप ये भी बताइएगा, आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। इसके अलावा आप ये बता दीजिएगा कि आपका कोई डाउट है तो वो डाउट आप हमारे कमेंट में भी पिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके माइंड में ये होगा कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही गए हैं, तो आप वो भी बता सकते हैं कि सर 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं और आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, आप चीज़ों को सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं, या फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा में चीज़ें चाहिए, तो आप इन सब के लिए हमारे कमेंट में पास कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे लाइव क्लास की अपेक्षा मैं आपसे अगर ये कहूं कि आप लाइव क्लास खत्म होने के बाद जो कमेंट का ऑप्शन आता है उस टाइम पे कमेंट करें, तो वो कमेंट हमें बाद में भी दिखाई देते हैं। ये कमेंट हमें बाद में नहीं दिखाई देने वाले, इसलिए आप जो भी चीज़ें आपके डाउट वगैरह जो हैं वो आप सारी चीज़ें हैं वो उस पर भी डाल सकते हैं, ठीक है। सचिन हम आंसर देना नहीं जानते इसलिए तो देख रहे हैं, तब लोग होशियार हो तो क्या पढ़ रहे, चैनल बन लो हम पढ़ेंगे। अगर खूंखार के 20 में से 20 सही है, सपना बनारसी के 30 सही है 20 में से, वो तो अलग ही एक कहते ना एक अलग ही लेवल चल रहा है, 20 में से 30 सही। और मोटी ओ माय गॉड ये क्या पता चल रहा है, ये क्या चल रहा है भैया, हे प्रभु पूरे क्लास के जैसी का ही लो लगे पड़े हैं अपने में। 14 सही है गीता के। इसके अलावा और किसके सही गए हैं, गुरुजी अखिल सर जी क्लास के टाइम चेंज हो गया है क्या, तो बेटा गुरुजी के अखिल सर का जो क्लास का टाइम है वो शाम को 7 बजे ही है, लेकिन आज जो है शनिवार है तो कुछ जरूरी काम की वजह से अखिल सर आज थोड़ा सा चले गए हैं, इस वजह से उनकी क्लास जो है वो आज नहीं हो पाएगी। लेकिन हाँ उनकी जो क्लास है वो क्लास कंटिन्यू रहेगी, उसको मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी आज की क्लास जो है वो मैं पढ़ाने वाला हूं। दूसरा क्या है कि आप उस क्लास में शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं, वो पैट के लिए बहुत जरूरी क्लास है और आप जानते हैं कि पैट का एग्जाम आने वाला है, 6 तारीख से आपके पेपर हैं, तो 6 तारीख से आपको पढ़ने 6 तारीख के लिए आज आपकी एक मैराथन चलाई गई है जिसको मैं लेने वाला हूं जीके और जीएस के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। गलत गए हैं सुरजीत कुमार के, सारे ही गलत गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छा बात है। वही सुरजीत कुमार आपके अगर सारे गलत गए हैं तो सब कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा। फिर कहते हैं ना गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन गलतियां इतनी भी नहीं होती हैं जितनी आपने करी हैं। इतना शांति चाहिए तो रिकॉर्डिंग देखो। ये लोग सर आपको कोई कुछ बोला है, अच्छा मैं सर आपको कोई कुछ बोला है, अच्छा है मैं अंधा हूं। भाई मेरे से पता नहीं कौन क्या क्या बोल जाता है, ऐसे पता ही नहीं चलता, बहुत सारे मैसेज आते हैं नहीं देखते हैं आप सर। हो गया बस आपका, अब हो चुका है तो फिर ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको इसी टाइम पे 12:30 बजे। ये क्लास आपकी रोजाना सोमवार से लेकर शुक्रवार शुक्रवार तो नहीं अब शनिवार तक है, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक आप रोजाना 12:30 बजे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। संडे कल की छुट्टी है, तो आप कल की छुट्टी फिर से हमारी क्लासेस को रिकॉर्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो उस दिन देख सकते हैं। बाकी फिर से आपकी मंडे से क्लासेस रहेंगी। चाणक्य बैच में जुड़ जाएंगे तो आपको चाणक्य बैच में मेरे द्वारा ज्योग्राफी अभी पढ़ाई जा रही है, तो ज्योग्राफी को बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो आप चाणक्य बैच में इनरोल कर सकते हैं। बाकी आप पैट के लिए तैयारी करना चाहते हैं शाम को 7 बजे मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं आपको आज मैराथन के रूप में लगभग 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि एक अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो आप वो उन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। चलिए ठीक है।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।